Hello and welcome back, everyone. I am your educator Swamya. Good to see you all after a very long time. So, I was getting a lot of requests from the students to shoot the chapter number 8 of history, which is Peasants, Zamindars, and State, in which we'll be reading about the agrarian society that existed during the time of the Mughals, that is, during the Mughal Empire, which was the time period of 16th to 17th century. Over here you can see it is written C dot. तो ये C dot का मतलब क्या होता है? It means circa. Circa means approximately, यानी कि लगभग इस दौरान के टाइम पीरियड लगभग 16 टू 17 सेंचुरी के बीच में किस टाइप की जो एग्रेरियन सोसाइटी किसको बोलते हैं हम? एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, तो इस टाइम पे किस तरीके का एग्रीकल्चर था, किस टाइप की अग्रेरियन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी मुगल एम्पायर, जब मुगल्स थे उनके टाइम पे, वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, लेट्स हैव अ लुक कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे पहले 16th और 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं, ये तो हमने जान लिया। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, इसको एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि 16-17 सेंचुरी के टाइम पे ज़्यादातर जो सोसाइटी के लोग थे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही उस टाइम पे इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आया था कि लोग बाकी के ऑक्यूपेशंस की तरफ जा सके। ठीक है, सो हमारी सोसाइटी एक तो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। इसका रीजन क्या था? पीपल बीइंग इलिटरेट, एंड एज वेल एज इसका एक और रीजन था कि उस टाइम पे इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं आई थी लोगों के बीच में कि वो बाकी के ऑक्यूपेशंस के लिए ऑप्ट कर सके। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी ये ज्यादातर कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी? विलेजेस में, क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम पे जो सिटी लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा तब तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, सिटी लाइफ इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ज़्यादातर लोग उस टाइम पे कहाँ पे रहते थे? विलेजेस में रहते थे। साथ ही साथ ये जो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे वो या तो खुद के लिए काम करते थे या फिर किसके लिए काम करते थे? लैंडेड एलिट्स। किसके लिए? लैंडेड एलिट्स का यहाँ मतलब है लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स होते थे। ठीक है, तो ये लोग कौन थे? जो कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, यानी कि खेती करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो लैंड ओनर्स थे इनका सारा राइट होता था किस पे? जो भी प्रोड्यूस होता था, प्रोड्यूस यानी कि जो भी खेत की पैदावार हुई उस पे इनका होलसेल राइट होता था, राइट्स टू अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब इससे क्या हुआ? इनके बीच में, पीजेंट्स और लैंडेड एलिट्स के बीच में एक कोऑपरेशन, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट का रिलेशनशिप बन जाता था, यानी कि एक दूसरे के बिना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करना भी मुश्किल था, और कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे। कैसे कि कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि ये जो लैंड ओनर्स थे वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, उनको उनके ड्यू वेजेस नहीं देते थे, पीजेंट्स एक्सप्लॉइट होने की वजह से कोऑपरेट करना बंद कर देते थे लैंडेड एलिट्स के साथ, कई बार दोनों के बीच में आपस में रिफ्ट आ जाता था, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता था। इसी के साथ साथ जितनी भी ये एग्रेरियन रिलेशनशिप्स थी, जितना भी ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, ये सब मिला के क्या बनाता था? उस टाइम की एग्रेरियन या फिर रूरल सोसाइटी को फॉर्म करता था। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी जो रूरल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करती थी लेकिन रूरल वर्ल्ड को चलाती थी, जैसे कि वहां की मुगल स्टेट। अब जो मुगल स्टेट यहाँ पे किसको कहा गया है? मुगल एम्पायर को कहा गया है। अब मुगल एम्पायर के किंग्स खुद थोड़ी खेती करते थे, लेकिन जो भी प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस किस चीज का होगा, उसका क्या अमाउंट होगा, उसको जो मार्केट है उसमें उसको उस मार्केट में किस रेट पे बेचा जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता था? दी मुगल स्टेट। ठीक है,
क्योंकि मुगल स्टेट की जो लार्ज इनकम थी, इनकम का जो लार्ज प्रोपोर्शन था वो कहां से आता था, इसी एग्रीकल्चर सोसाइटी से आता था, जिसके बेसिस पे वो अपनी इकोनॉमी को रन करते थे. सो विच डिराइव द बल्क ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. यहां तक क्लियर है आई होप. आगे देखते हैं. अब क्या हुआ, इसी के साथ साथ जो हमारी जो मुगल एम्पायर थी, जो मुगल किंग्स थे, अब वो खुद थोड़ी जाते थे एग्रीकल्चर कैसा चल रहा है ये देखने या क्या रेवेन्यू होगा ये देखने. बेसिकली उन्होंने एम्प्लॉय करे हुए थे अपने एजेंट्स. जो एजेंट्स थे उनका क्या काम होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रही है उसको देख के किंग को बताना. सो इसमें इंक्लूडेड थे रेवेन्यू असेसर्स, यानी कि जो रेवेन्यू को बेसिकली असेस करते थे कि कितना रेवेन्यू आ सकता है. ये चीज वो किसको बताते थे, मुगल स्टेट को या मुगल किंग्स को. फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स, देन रिकॉर्ड कीपर्स, कि जितना भी रेवेन्यू आया उसका एक रिकॉर्ड रखने वाले लोग. देन ये तीनों या फिर ये सभी फैक्टर्स या फिर ये सभी लोग मिलके क्या बनाते थे, हमारी रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करते थे. इसी के साथ साथ इसी मैनर में कल्टीवेशन किया जाता था ताकि जो टैक्सेस है उनको लिया जा सके किस पे, प्रोड्यूस पे. यानी कि प्रोड्यूस पे क्या इंपोज किया जाता था, टैक्स इंपोज किया जाता था मार्केट में उसको बेचते टाइम. सिंस मेनी क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल, ट्रेड, मनी एंड मार्केट्स, एज आई टोल्ड यू कि ये जो क्रॉप्स थी ये किस लिए ग्रो करी जाती थी, कंजम्पशन के लिए तो ग्रो करते ही थे, साथ ही साथ मार्केट में इनको बेचने के लिए भी ग्रो करते थे. यानी कि ट्रेडिंग के लिए, सेल के लिए, मनी के लिए, इन जितनी भी ये जो ग्रोन क्रॉप्स थी इनको मार्केट में भेजा जाता था. और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चरल एरियाज इस वे में किनके साथ जुड़ जाते थे, टाउन्स के साथ, क्योंकि जो खेती होती थी वो तो होती थी गांव में. और जो इस खेती में जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ इसको बेचा जाता था, वो कहाँ बेचा जाता था, शहरों में, यानी कि टाउन्स में. तो इस वे में एक लिंक बन जाता था किसके बीच में, विलेजेस के बीच में, साथ ही साथ टाउन्स के बीच में. आई होप इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की हम बात करें तो प्रोड्यूस यानी कि पैदावार, खेती कौन करेगा, ऑब्वियसली जो फार्मर्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, वो खेती करेंगे. तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी में जो बेसिक यूनिट थी वो क्या था, विलेज, जहां पे पीजेंट्स रहते थे. ठीक है, जो कि अलग अलग टास्क परफॉर्म करते थे, जैसे कि सोइल को टिल करना यानी कि खोदना, उसमें बीज उगाना, सोइंग करना. उसके बाद जब वो क्रॉप पूरी तरीके से आई वुड से ग्रो हो जाती थी तो उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना यानी कि कट करना, व्हेन इट वाज राइप. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, लुकिंग फॉर सोर्सेस. तो अब हमें कहां से पता चलता है इस एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में, यानी कि अब आप सोचोगे मैम हमें कैसे पता कि उस टाइम पे यही सब होता था, यानी कि कौन सी ऐसी सोर्स है जिससे हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिली है. सो हमारी जो मेजर सोर्स है वो है एग्रेरियन हिस्ट्री, जो कि उस टाइम पे यानी कि 16th और 17th सेंचुरी में उस टाइम की जो रिटन हिस्ट्री है वो जो एग्जिस्ट करती थी किस फॉर्म में, क्रोनिकल्स की फॉर्म में. क्रोनिकल्स मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है ना, रिटन डॉक्यूमेंट्स यानी कि क्रोनिकल्स, जो कि मुगल कोर्ट के बारे में लिखे गए थे. हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स रहा है, इंपॉर्टेंट क्रोनिकल रहा है, जिसके थ्रू हमें काफी कुछ पता चला है उस टाइम के एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में. वो है N.A. अकबरी. N.A. अकबरी किसने लिखी थी, अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने. ये तो हम सभी को पता है, हमने पहले भी पढ़ा है. इसी के साथ साथ इस टेक्स्ट में काफी कुछ गिवन है किसके बारे में, कि उस टाइम पे कल्टीवेशन कैसे होती थी, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाता था, एजेंसीज जो थी यानी कि जो स्टेट थी वो किस वे में रेवेन्यू को कलेक्ट करती थी, उसको डिसाइड करती थी, साथ ही साथ किस तरीके से जो रूरल एरिया है और जो स्टेट है यानी कि मुगल स्टेट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता था, और उस टाइम पे किस तरीके के जमींदार एग्जिस्ट करते थे. नेक्स्ट जो इसका पर्पस था एन का, वो क्या था कि अकबर का जो एम्पायर था उसको दर्शाना, उसका एक विजन प्रेजेंट करना कि कैसे वहां पे जो लोग हैं, अलग अलग जो कास्ट क्रीड के लोग हैं, वहां पे
एक साथ एग्जिस्ट करते थे, यानी कि सोशल हार्मनी को प्रेजेंट करना बाय अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। इसी के साथ साथ एन ए अकबरी में हमें पता चलता है अलग अलग सोर्सेस थे जो कि एन ए अकबरी में लिखी गई हैं, उनसे हमें उस टाइम की अग्रेरियन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी के बारे में, इसी के साथ साथ मुगल कैपिटल कैसी थी उसके बारे में काफी कुछ डिटेल में पता लगता है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे एरियाज थे जहां के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जो कि 17th और 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, उनके बारे में भी हमें काफी कुछ पता लगता है फ्रॉम एन ए अकबरी। अब ये जितने भी सोर्सेस थे, रिकॉर्ड्स थे, इनमें जो उस टाइम की एग्रेरियन सोसाइटी है वो तो रिकॉर्डेड है ही, साथ ही साथ जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे जैसे कि पीजेंट्स के बीच में और जमींदार्स के बीच में, या फिर जमींदार्स के बीच में और स्टेट के बीच में, वो भी इसमें काफी डिटेल में गिवन है। इसी के साथ साथ हमें एक इंसाइट यानी कि एक झलक मिलती है किसके बारे में, कि उस टाइम के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका क्या परसेप्शन था, यानी कि क्या थिंकिंग थी किसके बारे में, मुगल स्टेट के बारे में, कि मुगल स्टेट कितनी फेयर है या फिर कितनी जस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स, यानी कि जो पीजेंट्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे उनका क्या रिलेशनशिप था उनके लैंड के साथ, उनका लैंड उनके लिए क्या वैल्यू होल्ड करता था। सो द टर्म विच इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिनोट अ पीजेंट वाज रियात, यानी कि पहले पीजेंट को जो मुगल सोसाइटी थी उसमें क्या कहा जाता था, राया या फिर रियात या फिर मुजेरियन। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें बाकी के टर्म्स भी देखने को मिली है, जैसे कि किसान भी कहा जाता था या फिर असामी भी कहा जाता था। 17th सेंचुरी से रिलेटेड जो सोर्सेज हैं उसमें दो तरीके के पीजेंट्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आते हैं खुद कश्ता। कौन से? खुद कश्ता। और दूसरे टाइप था पाही कश्त। कौन सा? पाही कश्त। अब दोनों में डिफरेंस क्या था ये हम समझेंगे। जो खुद कश्त थे वो किस टाइप के किस टाइप के फार्मर्स होते थे, जो उसी विलेज में रहते थे और वहीं पे उनका लैंड होता था और वो उस पे खेती करते थे। ठीक है, विच हेल्ड देयर लैंड्स। ठीक है, कहाँ पे? उसी विलेज में जहां के वो रेजिडेंट्स थे। ठीक है, जो नेक्स्ट थे यानी कि जो पाही कश्त थे, ये कैसे लोग थे जो कि उस विलेज के नहीं थे, ठीक है, दूसरे विलेजेस में ये रहते थे और किसी और के लैंड पे काम करते थे, बट कल्टिवेटेड लैंड्स एल्सवेयर ऑन दी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। यानी कि ये किस बेसिस पे होते थे? ये होते थे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कि 6 months 3 months, जब तक सीजन है इसको हम सीजनल बेसिस भी कह सकते हैं, या फिर जब इनकी डिमांड ज्यादा होती थी। क्लियर हो गया इतना? इसी के साथ साथ अब कोई पर्सन जो पाही कश्त होते थे, बेसिकली ये जो सेकंड सीजनल फार्मर्स इनको हम कह सकते हैं, तो जो पाही कश्त होते थे वो या तो अपनी मर्जी से पाही कश्त बनते थे या फिर उनकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं होती थी, इस वजह से उनको पाही कश्त बनना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, जब रेवेन्यू दूसरे विलेज से ज्यादा मिल रहा हो, अपने विलेज में इतनी अर्निंग ना हो रही हो, दूसरे विलेज में ज्यादा अर्निंग हो रही हो, तो इनको दूसरे विलेज में जाके काम करना पड़ता था। या फिर कई बार ऐसा होता था कि जो एक पर्टिकुलर जो आई वुड से क्रॉप है उसकी जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा फेवरेबल दूसरे एरिया में है, तो इनको अगेन पाही कश्त बन के उस एरिया में जाके खेती करनी पड़ती थी, या फिर कंपल्शन, फॉर एग्जाम्पल फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। अगेन जैसे मैंने बताया कि अपने एरिया में इतनी ज्यादा इनकम नहीं हो रही होती थी तो दूसरे एरिया में जाना पड़ता था, या फिर अपने एरिया में अगर फेमाइन आ गया या फिर और किसी ऐसी इस टाइप की और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो इनको पाही कश्त में टर्न होना पड़ता था। इसी के साथ साथ गुजरात में ऐसे पीजेंट्स जिनके पास 6 एकड़ तक का लैंड होता था उनको बहुत रिच या एफ्लुएंट माना जाता था। सिमिलरली बंगाल में जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज्यादा का लैंड होता था उनको एक एवरेज फार्मर माना जाता था। इसी के साथ साथ जिनके पास 10 एकड़ तक का लैंड होता था उनको रिच फार्मर्स माना जाता था। नेक्स्ट इज
इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो इरिगेशन उस टाइम पे कैसा था और किस टाइप की टेक्नोलॉजी उस टाइम पे यूज करी जाती थी, ये अब हम पढ़ेंगे। सो उस टाइम पे लैंड तो हमने देख लिया कि काफी अबंडेंस में लैंड अवेलेबल था, ठीक है, लेबर भी अवेलेबल थी। अब इस लैंड पे लेबर हो गई, लेकिन अब हमें बाकी के भी तो रिसोर्सेस चाहिए जिसकी वजह से प्रोड्यूस किया जा सके। सो उसी के साथ साथ जो पीजेंट्स की मोबिलिटी थी वो भी काफी अच्छे से देखने को मिली, यानी कि पीजेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते थे, क्योंकि हमने देखा अभी पढ़ा कि पीजेंट्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छे से एक्सपैंड हो रहा था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी क्रॉप्स थी जिसमें एडिशनल चीजें चाहिए होती थी, जैसे कि स्टेपल, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गई, मिलेट्स हो गए। ये ऐसी क्रॉप्स थी जिनको फ्रीक्वेंटली कल्टीवेट किया जाता था, यानी कि ज्यादातर यही ग्रो करी जाती थी क्योंकि लोग इनको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते थे, राइट। सो ऐसे में जो एरियाज जिनको 40 इंचेस या उससे ज्यादा की रेनफॉल जो रिसीव करते थे, वहां पे राइस प्रोड्यूस होता था, क्योंकि हमें पता है कि राइस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वाटर लॉक्ड फील्ड्स में। पता है आपको, वाटर लॉक्ड फील्ड्स में राइस प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ व्हीट और मिलेट्स भी ऐसी जगहों पे प्रोड्यूस करे जाते थे जहां पे वाटर की अबंडेंस होती थी या फिर जहां पे मॉनसून अच्छा रहता था। इसी के साथ साथ इंडियन एग्रीकल्चर की बैकबोन माना गया है किसको, मॉनसून को। और आज तक भी मॉनसून बहुत ज्यादा आई वुड से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो मॉनसून का ईगरली वेट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो क्रॉप है वो अच्छी हो सके। साथ ही साथ एडिशनल वाटर की जरूरत तो पड़ती थी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मॉनसून पर ही वो रिलाई करेंगे। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स को इंस्टॉल किया जाता था इरिगेशन के पर्पस के लिए। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी जो उस टाइम के जो किंग्स थे वो अलग अलग तरीके के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहते थे ताकि जो प्रोड्यूस है उसको और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। जैसे कि जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे जो स्टेट्स थे उन्होंने कैनाल्स को डिग किया था, जिसको हम नहर नाला ये सब बोलते हैं, ताकि एक आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू जो क्रॉप्स हैं उनमें जो वाटर का सप्लाई है वो दिया जा सके। इसी के साथ साथ शाहजहां के रेन के टाइम पे शाह नहर बनाई गई थी, कहाँ पे, पंजाब में। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर उस टाइम पे क्या आज के टाइम पे भी एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी माना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसी के साथ साथ जब पीजेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज कर लेते थे तो कुछ हद तक उनकी वो जो लेबर थी वो थोड़ी कम हो जाती थी। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हमारे लेबरर्स थे वो वुडन प्लो का यूज करते थे। वुडन प्लो के थ्रू पूरी जो फील्ड है उसको प्लो किया जाता था। ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता था, इसको इजीली असेंबल किया जा सकता था। इस पे एक आयरन टिप लगी होती थी जो कि पूरे जो फील्ड है उसमें उसको घुमाता था, जो पीजेंट होता था वो, और वो पूरे फील्ड को क्या कर देती थी, इजीली प्लो कर देती थी, ठीक है। तो अब इसका क्या काम होता था, बेसिकली ये डीप फरोज बना देती थी, या फिर आप ऐसे डीप नालियां समझ सकते हैं इसको, ठीक है, जो कि मॉइस्चर को कलेक्ट करके रखती थी। अब जब यहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता था तो ये मॉइस्चर काफी मंथ्स तक इसमें ट्रैप रहता था। जब गर्मी होती थी उस टाइम पे मॉइस्चर इसमें ट्रैप हो जाता था। इसी के साथ साथ अ ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जॉइंट ऑक्सन वाज यूज्ड टू प्लांट सीड्स, यानी कि जो ऑक्सेस होते थे वो क्या करते थे, एक ड्रिल को पुल करते थे और फिर वहां पे सीड्स डाल दिए जाते थे, जो फरोज बन जाती थी बीच में, उनमें फिर सीड्स को प्लांट किया जाता था। इसी के साथ साथ सीड्स को जो प्लांट करने का मेथड था वो एक और था, वो था ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जो कि ओपनली जब हम सीड्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं फील्ड में। इसी के साथ साथ होइंग एंड वीडिंग वर डन। अब वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होते हैं ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो कि मेन प्लांट्स के साथ ग्रो होते हैं और मेन प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको हैम्पर करते हैं। तो ऐसे में जो पीजेंट्स होते थे वो वीडिंग भी करते थे टाइम टू टाइम, ताकि जो मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ को हिंडर होने से वो लोग रोक सकें। साथ ही साथ एक नैरो आयरन ब्लेड का यूज किया जाता था, जिसमें एक स्मॉल वुडन हैंडल, जिसको हम दराती भी बोलते हैं, इन वीड्स को हटाने के लिए। नेक्स्ट इज एन अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उस टाइम पे ग्रो होती थी, लेकिन जो दो मेजर
क्रॉप्स उस टाइम पे ग्रो होती थी। बेसिकली जो दो मेजर कैटेगरीज थी क्रॉप्स की वो कौन सी थी, खारिफ क्रॉप्स जो कि ऑटम सीजन में ग्रो होती थी और राबी क्रॉप्स स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो ज्यादातर एरियाज थे वहां पे एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो करी जाती थी, जिसको 2 फसला बोलते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती ही थी पूरे साल। ठीक है, अब जहां पे ये जो सप्लाई ऑफ वाटर और अच्छा होता था वो एक साल में 3 क्रॉप्स भी ग्रो कर लेते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो मुगल स्टेट थी वो टाइम टू टाइम पीजेंट्स को एनकरेज करती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करे ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो मुगल स्टेट है वो अर्न कर सके। इसी के साथ साथ कॉटन और शुगर केन जैसी क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती थी, जिनको जिन्स ई कामिल यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो कि बहुत अच्छी ग्रो होती थी उनको क्या बोलते थे, जिन्स ई कामिल यानी कि पार एक्सेलेंस। इसी के साथ साथ जो कॉटन थी वो काफी ज्यादा एरिया में ग्रो करी जाती थी, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया हो गया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ज्यादातर जो क्रॉप्स थी वो ज्यादातर कैश क्रॉप्स होती थी, जैसे कि मस्टर्ड हो गया या फिर लेंटल्स हो गए। इसी के साथ साथ 17th सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे नई नई क्रॉप्स को ग्रो किया गया। साथ ही साथ जो मक्का, मेज, भुट्टा होता है उसको भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये इंडिया में कहां से आया था, अफ्रीका और स्पेन के थ्रू आया था। कौन से टाइम पीरियड में, 17th सेंचुरी में। ठीक है, और आज के टाइम में इंडिया की एक मेजर क्रॉप बन चुका है। साथ ही साथ वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते थे अलग अलग तरीके के, जैसे कि टमेटोज हो गए, पटेटोज हो गए, चिलीज हो गई, लेकिन ये भी फॉरेन से आई थी, जैसे कि न्यू वर्ल्ड उस टाइम पे जो था उससे इनको एक्सट्रैक्ट किया गया था। साथ ही साथ फ्रूट्स में पाइनएप्पल और पपाया भी एग्जिस्ट करते थे। So with this part 1 of this session ends here. Next part में मैं आपको village community के बारे में पढ़ाऊंगी. Let me know in the comment section below how you found this session and what you want next. Till then, take care. Bye bye.